हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्योंकि अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि जब आपको टर्म्स का मीनिंग ही नहीं पता होगा तब तक आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि सब्जेक्ट तो हमारा अकाउंटेंसी है, लेकिन यहाँ पर थियोरेटिकल कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। और सबसे पहली टर्म जो है हमारी कैपिटल। और यहां पर जो है मैं आपको जितनी भी टर्म्स करवाऊंगी आपको डेफिनेशन यहां से नोट डाउन कर लेनी है और साथ साथ अपने नोट्स भी आपको रेडी करने हैं और साथ साथ आप उसको लर्न भी करेंगे और अंडरस्टैंड भी करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी, फर्स्ट टर्म आ जाती है कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। फॉर एग्जाम्पल हम यहां ले लेते हैं कि एक पर्सन है मोहन। उसने क्या किया? अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस पर्सन को हम क्या कहेंगे? या तो हम इसको ओनर कह सकते हैं और या हम इसको प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं। तो ओनर वर्ड यूज किया जाए या प्रोप्राइटर, एक ही बात है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज, अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। तो हम कैपिटल किसको कहेंगे? कि मान लो मोहन ने क्या किया, अपने बिजनेस के अंदर 5 लाख इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो मोहन ने जो 5 लाख कैश में इन्वेस्ट किए, उस 5 लाख को हम क्या कहेंगे? मोहन की बिजनेस की कैपिटल कहेंगे। और कैपिटल जो है जरूरी नहीं है कि वो कैश में ही इंट्रोड्यूस करे, वो चाहे तो कोई ना कोई अपनी एसेट भी बिजनेस के लिए यूज कर सकता है या कोई गुड्स। गुड्स का मतलब यहाँ पर जो है उन चीजों से है जिस चीज का आपका बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल मोहन का गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया मोहन ने, तो गारमेंट्स उसके लिए क्या कहलाएंगी? गुड्स। तो मोहन ने क्या किया? 5 लाख तो कैश इन्वेस्ट कर दिए। अगर सिर्फ कैश इन्वेस्ट करता है तो 5 लाख उसकी कैपिटल मानी जाएगी। लेकिन उसने उसके साथ क्या किया? उसकी बिल्डिंग है और बिल्डिंग को उसने क्या किया? पर्सनल यूज, जो भी बिल्डिंग है उसकी पर्सनल, उसको बिजनेस यूज के लिए यूज करना शुरू कर दिया। और बिजनेस बिल्डिंग की वैल्यू हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 लाख। 10 लाख की उसने बिजनेस के अंदर बिल्डिंग लगा दी और 2 लाख के जो है उसने गुड्स, गारमेंट्स का जैसे बिजनेस है तो 2 लाख के जो है गुड्स उसने परचेज कर लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब उसकी कैपिटल जो है 5 लाख नहीं मानी जाएगी, अब उसकी कैपिटल क्या मानी जाएगी? 17 लाख। ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो बिजनेस में कितना कैश इन्वेस्ट कर रहा है या गुड्स इन्वेस्ट कर रहा है या कोई एसेट इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी बिजनेस के अंदर वो लगा रहा है पैसा, वो उसकी क्या कहलाएगी? कैपिटल। और कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी कह देते हैं, नेटवर्थ भी कह देते हैं और नेट एसेट्स भी कह देते हैं। और इट इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स लेस लायबिलिटीज। हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर एक इक्वेशन होती है, जैसे आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर भी हमारी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हमें ये बताती है कि कैपिटल हमारी किसके इक्वल होगी? एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटीज को माइनस करें तो हमारे पास कैपिटल आएगी। अब एसेट्स क्या है या लायबिलिटीज क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स आप किससे कहेंगे? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। कोई भी बिजनेस में से अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पैसे निकाल ले तो आप उसको क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स, या बिजनेस में से कुछ पर्सनल पेमेंट कर दे तो भी हम उसको क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मोहन ने क्या किया?
जितना भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया उसमें से 5,000 उसने बिजनेस में से निकाल लिए, तो 5,000 उसके क्या कहलाएंगे? ड्रॉइंग्स। उसने क्या किया? गारमेंट्स का बिजनेस है, उसने अपने बेटे के लिए 1,000 के गारमेंट्स जो हैं वो बिजनेस में से निकाल लिए, तो ये भी उसके क्या कहलाएंगे? ड्रॉइंग्स। बिजनेस में से जब हम पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालेंगे तो वो ड्रॉइंग्स कहलाएगा। अब आप कहेंगे कि बिजनेस तो उसका खुद का ही है, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिजनेस, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। ये मोहन का बिजनेस और ये मोहन ओनर। अब जो भी पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है इस बिजनेस के अंदर, एक तरह से वो बिजनेस को उधार दे रहा है। हम इन दोनों को सेपरेट मान के चलेंगे, क्योंकि जो भी मोहन बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन करेगा वो इसकी बुक्स में रिकॉर्ड होंगे। मोहन के पर्सनल ट्रांजेक्शन जो होंगे वो इस बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होंगे। हाँ, अगर मोहन जो है बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा है तो वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन माना जाएगा, तब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो जितने भी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाते हैं, ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं किए जाते। ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू हमें कंसिडर नहीं करना, हमें बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल मैंने लिया, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ पर्सनल हाउस। आपका पर्सनल हाउस है तो उसके आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिए। अब मोहन ने क्या किया? मोहन के जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 5,000, तो उसका शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, और 1,000 जो है वो उसका पर्सनल हाउस का बिल आ गया। तो 1,000 जो है अगर वो बिजनेस में से पेमेंट कर रहा है तो ये उसके क्या कहलाएंगे? ड्रॉइंग्स। लेकिन ये 5,000 जो है वो बिजनेस के एक्सपेंस है, तो एज ए बिजनेस एक्सपेंस ही इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो समझ में आया आपको कि जो भी बिजनेस के अंदर से हम पर्सनल पेमेंट करेंगे या कुछ भी बिजनेस में से कैश निकालेंगे या गुड्स निकालेंगे तो वो क्या कहलाएंगी? ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट टर्म है बेटा आपकी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का क्या मीनिंग है? लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट ऑड या पेएबल बाय द बिजनेस, कि बिजनेस ने किसी को कितनी पेमेंट करनी है उसको हम क्या कह देते हैं? लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने क्या किया? 5,000 की गुड्स परचेज कर रखी हैं क्रेडिट पे, उधार में खरीदी, तो 5,000 उसने अभी पेमेंट करनी है, तो 5,000 उसकी बिजनेस की क्या कहलाएगी? लायबिलिटी। अब लायबिलिटी जो है 2 टाइप्स की हो सकती है। लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। अब टुवर्ड्स द ओनर का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको क्या बताया कि बिजनेस अलग पर्सन है और मोहन क्या है? अलग पर्सन। ओनर जो है वो अलग पर्सन है। अब मोहन ने जो है 5 लाख बिजनेस में कैपिटल लगाई थी, तो इसका मतलब क्या है? अब बिजनेस के लिए ये इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी। तो बिजनेस की ओनर के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी लायबिलिटी है, वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। और लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब किसी से हमने उधार में खरीदे पर्सन से, तो उनको हमने जितनी भी पेमेंट देनी है, फॉर एग्जाम्पल किसी से लोन ले लिया तो हमें वापस पेमेंट करनी है, तो वो आउटसाइडर्स को जो भी पेमेंट देनी है वो हमारी क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। नॉर्मली हम लायबिलिटी वर्ड जो है एक्सटर्नल लायबिलिटी के लिए यूज करते हैं, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लायबिलिटीज होती हैं। तो जब हम लायबिलिटी वर्ड यूज करेंगे तो मोस्टली एक्सटर्नल लायबिलिटी के लिए ही यूज करेंगे। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो है जो आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। यहां पर हम नॉन करंट किसको कहेंगे और करंट किसको कहेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, कि जो हमें क्योंकि पेमेंट करनी है
एक तरह से बिजनेस के ऊपर जो भी बर्डन है, जो बिजनेस को पे करना है, वो हमारी लाइबिलिटीज हैं। तो जो लॉन्ग टर्म नेचर की होंगी उसको हम कहेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज जो है वो शॉर्ट टर्म नेचर की होती है। अब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हम कैसे डिसाइड करेंगे? इफ द बिजनेस हैज टू पे द लाइबिलिटी आफ्टर 1 ईयर, कि अगर 1 ईयर के बाद पेमेंट करनी है तो वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। एंड इफ द बिजनेस हैज टू पे द लाइबिलिटी विद इन 1 ईयर देन इट इज अ करंट लाइबिलिटी। तो क्या पता चला हमें? इफ इट इज पेबल आफ्टर 1 ईयर देन इट इज नॉन करंट, एंड इफ इट इज पेबल विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। और क्या क्या एग्जांपल्स हैं? लॉन्ग टर्म लोन, फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन ले लिया 5 इयर्स के लिए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? नॉन करंट लाइबिलिटी। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल मैंने ले रखा है डिबेंचर्स। ये बेटा आपको आगे समझ में आएंगे कि कंपनी सिक्योरिटीज इश्यू करती है, शेयर्स और डिबेंचर्स। तो एक तरह से कंपनी लोन लेती है, तो कंपनी के लिए डिबेंचर्स भी नॉन करंट लाइबिलिटी होते हैं। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या एग्जांपल है? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बताती जाऊंगी कि जो जो टर्म्स हम ले रहे हैं इसका मीनिंग क्या है। तो आपको अभी सिर्फ इसका मीनिंग ही क्लियर होना चाहिए, अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। मीन्स इन एग्जांपल्स की डेफिनेशंस को नोट डाउन नहीं करना, एग्जांपल्स को, इन सभी को नोट डाउन करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि फॉर एग्जांपल आपके जो बिजनेस का अकाउंट होता है करंट अकाउंट, और बिजनेस के करंट अकाउंट में आपके पास बैंक में 1 लाख डिपॉजिट है और आपको पेमेंट करनी है 1,50,000। तो बैंक क्या करता है, आपको कुछ कस्टमर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसमें से ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं। कि मीन्स आपने डिपॉजिट तो 1 लाख करा रखे हैं लेकिन आपको चाहिए 1,50,000, तो पेमेंट आपको 1,50,000 करनी है, तो आप 50,000 जो है वो आपका क्या माना जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। मीन्स जितने पैसे आपके डिपॉजिट है बैंक में, अगर आप उससे जितने ज्यादा निकाल रहे हैं वो आपके लिए क्या कहलाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये आपको आफ्टर सम टाइम आपको बैंक को वापस पेमेंट करनी होती है, तो इसलिए हम इसको करंट लाइबिलिटी में ले लेते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिन पर्सन्स को, इन टर्म्स को भी हम आगे बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं उन्हें क्रेडिटर्स कहा जाता है, और इनको भी हमें इमीडिएटली पे करना होता है, तो ये करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, आपने 1 साल से कम के लिए लोन लिया तो हमारे लिए क्या है? करंट लाइबिलिटी। और बिल्स पेबल भी एक तरह से क्रेडिटर्स की तरह ही होते हैं, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या पॉइंट हमें मिला कि लाइबिलिटीज जो है हमारी 2 टाइप्स की होती है, नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज। इफ it is payable after 1 year then it is non current, and if it is payable within 1 year then it is current liability.